हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का पोल साइंस का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, और हम करने वाले हैं उसकी एमसीक्यू। पहली बात तो आपको पता ही ना कि आपकी बुक के अंदर चैप्टर का नाम था कोल्ड वॉर रह रहा होगा, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर का नाम ही चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, और हम उसके एमसीक्यू क्यों करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा का पूरा हमारा जो बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट टर्म होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, और एमसीक्यू में फुल मार्क्स स्कोर करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, और ये सिर्फ पोल साइंस के लिए नहीं, सबके लिए बताता हूँ कि जो भी चैप्टर आ रहा है ना, उन चैप्टर के अगर आपने 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लिए ना, हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए और आप गलत करके आ जाओ या छोड़ के आ जाओ, हो ही नहीं सकता। बट एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्वेश्चन जो होने चाहिए वो हर टाइप के होने चाहिए। आपको नॉर्मल एमसीक्यू तो मिल जाते हैं, पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन नहीं मिलते, असर्शन और रीजन वाले नहीं मिलते, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते। इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी है। ठीक है, मैं पहले आपको केस स्टडी वाले और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखो, ये सारे के सारे आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। ओके, जिससे आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से बुक की पीडीएफ ओपन कर रखी है। जैसे हमारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे तो हम फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा है ना एक दूसरा भी चैनल है, जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली वो अर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो तो उनके लिए मैंने चैनल बनाया, क्योंकि उनको पैसे से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली देखो, अगर आपको अर्निंग से रिलेटेड जानने की मतलब नहीं है नीड, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो स्किप करके सीधा क्वेश्चंस पे आ सकते हो। बट मैं बता दूं कि इस चैनल पे बिल्कुल मैं ज़ीरो से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने मेन पॉइंट टेक का चैनल बनाया है। बेसिकली अर्निंग कैसे करी जाती है, और ऐसे नहीं करता कि प्लेटफॉर्म का नाम बता दिया तो जी जाके अर्न कर लेना, उसे ऐसे नहीं करता मैं पूरा का पूरा आपको जीरो से लेकर नेक्स्ट लेवल तक, अच्छे लेवल तक सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल फ़ोन की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो और मैं कुछ वीडियो दिखा देता हूँ, जैसे कि हाउ आई अर्न 9,000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम दी जोमेटो IPO। ये मैंने वीडियो बनाई थी। मैं अब बच्चे बोलेंगे सर जोमेटो आप डिलीवरी करते होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जोमेटो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज तक जोमेटो से कुछ ऑर्डर नहीं किया, मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप तक नहीं है। ठीक है, और सच बताऊं तो 9,000 से ज़्यादा ही अर्न किए थे, और 1 घंटे से कम के टाइम में अर्न किए थे। कैसे किए थे वो आपको पता चल जाएगा आप जब वीडियो देखोगे तो, है ना। और साथ में मैंने ये भी बताया कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड तो करना चाहते हैं, बट अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो और कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो फ़ोन से कैसे एनिमेशन वीडियो बनाते हैं ये बताया मैंने अपनी पहली ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया। बच्चों को लगता है यूट्यूब से थी, बट वो यूट्यूब से नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बताया कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जानना चाहते हैं और उनको लगता है कि जी हमें कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बट कोडिंग लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है वेबसाइट क्रिएट करने में, कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग लैंग्वेज। मेरे को C++, जावा, HTML वगैरह मैंने नाम सुने, मेरे को इनका कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बट फिर भी मैंने एक वेबसाइट बनाई है, बेसिकली आपके लिए बनाई है, और वो पता चल जाएगा आपको कुछ टाइम में। और मैं बता दूं कि मैंने वही क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग, शेयर मार्केट, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और अपलोड करूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा नोट्स तो बनाता है, तो नोट्स से आप कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं यहाँ पर नोट्स बेचने की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैंने कभी अपने नोट्स बेचे नहीं है, बट नोट्स से अर्न ज़रूर किया है। तो मैं बताऊंगा मेन पॉइंट टेक पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ठीक है, बच्चा आके गुस्सा होता है कमेंट बॉक्स में, सर सब्सक्राइब कर लिया चैनल, फिर नोटिफिकेशन नहीं आता, ब्लॉक कर दिया क्या आपने। मैं क्यों करूँगा दोस्त ब्लॉक, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, बट चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल दबाना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो चलो जी अब करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू, एमसीक्यू शुरू। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे एज अ टेस्ट लेना। चैप्टर समझ रखा होगा, नहीं समझ रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। वीडियो पॉज करना, ठीक है, नीचे कमेंट लिखना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, आंसर लिखना फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन फोकस तो यही है ना कि हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक रह गया। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं, और एंड में बताना कि हमारे कितने मार्क्स आए कितने में से। ओके, नेम द अलायंस और द पावर हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कौन सा अलायंस जीता था। अमेरिका जीता था, अलाइड पावर जीता था, एक्सिस पावर जीता था, या सेंट्रल पावर जीता था। तो इसका आंसर है जी अलाइड पावर जीता था। तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ाई हो रही थी और हमारा अलाइड पावर जीता था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अमेरिका कंट्री था, बट मैंने अलायंस पूछा है। ठीक है, यहाँ देखो अलायंस और पावर लिखा है, तो अलायंस में अमेरिका भी था अलाइड पावर का पार्ट, बट और भी कंट्री आती, तो इसका आंसर है B। और जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से लेकर 18 तक चला है।
ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 तक चला है। आगे आएंगे इसके भी क्वेश्चन, बट मैं पहले ही सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक ही एमसीक्यू से 4-5 एमसीक्यू बता रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश ही ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है? कल्चर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, इंटर गवर्नमेंटल अलायंस होता है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है, या कोई नेशनल सिक्योरिटी या म्यूचुअल प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। तो आपको पता ही है कि मिलिट्री लिखा है तो ऑब्वियसली बात है नेशनल सिक्योरिटी और म्यूचुअल प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही होगा, है ना। और एक मिलिट्री अलायंस का नाम पता ही है आपको, नाटो। फुल फॉर्म चलो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी पता चली जाएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है नाटो का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट, या हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जो अमेरिका वो किस आइडियोलॉजी पे चलता है, वो चलता है जी कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी पे, ठीक है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे। जो यूएसएसआर था वो किस आइडियोलॉजी पे चलता था, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, या आप इसे कह सकते हो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता था, ठीक है। दोनों वर्ड अभी देखो आप 12th में हो तो अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट 11th बाद में जाओगे आप 12th के बाद जब ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तब इन दोनों वर्ड का सोशलिज्म और कम्युनिस्ट में अच्छे से डिफरेंस समझ पाओगे, ठीक है। बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज ही हो जाओगे अगर मैं बताऊंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैप। इनमें से कौन सा नैम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट लिखा है। देखो कभी कभार हम है ना ओवर कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप गलती से ये ना पढ़ लेना कि नैम के ऑब्जेक्टिव बताने हैं। इसमें से कौन सा नैम का ऑब्जेक्टिव नहीं था वो बताना है आपको, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट लिखा है कि नैम ये बोलता था कि किसी को भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करनी, ये सही बात है। जो नैम है उसने यही बोला था, बट इसमें लिखा है कि नॉट, तो नैम का तो ऑब्जेक्टिव था ये कि किसी को भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करने देना, तो ये गलत है। सेकंड पढ़ेंगे हम, बैठे थर्ड पे आते हैं। तो ये लिखा है कि न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी उनको ये बोला था कि आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाओ, तो ये तो नैम का ऑब्जेक्टिव था, बट इसमें बोला है कि जो नहीं था वो बताना है। जो नैम था वो ये सोच रहा था कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म करना है, ये तो नैम का ऑब्जेक्टिव था, बट आपसे पूछा कि कौन सा नहीं था। इसका आंसर बी है। इसका आंसर है कि जो नैम था वो न्यूट्रलिटी के आइडियल पे नहीं चलता था, ठीक है। और ये बात सही है, इस पे लिखा है कि नैम जो है वो न्यूट्रलिटी के आइडिया पे चलता था, बट ये लाइन एकदम गलत लिखी हुई है। नैम न्यूट्रलिटी के आइडिया पे नहीं चलता था, नैम न्यूट्रल नहीं था, ठीक है। अगर आपने मेरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आप बहुत प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने बीच का छुड़वा के चारों पॉइंट सिर्फ इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, चारों पॉइंट पढ़ना। कभी कभार क्या होता है हमें ना पहला पॉइंट ही हमें सही मिल जाता है तो हम मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, बट क्या पता दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो और एंड में लिखा हो ऑल ऑफ दी अबव, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन सीटो फॉर्म्ड। अब बच्चे बोलेंगे सर ये बुक में नहीं है, दिखाऊंगा मैं आपको, बट जो हमारा सीटो है वो कब बना था, वो 1954 में बना था। ये भी क्या था, एक हमारा एक मिलिट्री अलायंस था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता है ना आपको, चलो इसकी फुल फॉर्म बताना आप नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो फर्स्ट सबमिट हुआ था ना हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट का नैम का, वो 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया, कोरिया, बेलग्रेड या न्यूयॉर्क, तो वो हुआ था जी बेलग्रेड में, ठीक है। जो आपको पता है नैम को बनाने वाले जो फाउंडर कंट्री थी वो 5 फाउंडर कंट्री थी, जिसमें से इंडिया भी था एक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। नीचे से स्टार्ट कर देते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन सुपर पावर, ये बात सही है। बेसिकली ये ट्रिगर ऑफ आर्म रेस स्टार्ट हो गई थी, वेपन वगैरह बनाना स्टार्ट करती है, ये भी बात सही है, इसमें रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट है कंपटीशन था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ये भी बात सही है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, इसका आंसर ए है, ठीक है। बट फिर भी रीड कर देता हूँ कि यूएस एंड यूएसएसआर डायरेक्ट वॉर में इंगेज हुए थे, ये बात एकदम गलत है। यूएस एंड यूएसएसआर डायरेक्ट वॉर में इंगेज नहीं हुए थे, क्यों, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, दोनों को पता था अगर कभी लड़ाई इनिशिएट हो गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दोनों ने ही लड़ाई इनिशिएट नहीं करी, डायरेक्ट वॉर इनिशिएट नहीं करी, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वॉर में नहीं, कोल्ड वॉर में एंगेज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन द ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स साइन, तो ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स हुई थी वो कब साइन हुई थी ये आपको बताना है। तो वो 1919 में हुई थी, डेट भी मैं आपको बता सकता हूँ बट आपकी बुक में नहीं लिखी, तो बट फिर भी 28 जून 1919 डेट थी ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिका की इंडिपेंडेंस आपको बतानी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1787 है, बट बेसिकली एक प्रोसेस थी, बट आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग चलना है। 1786 भी लिखा आ सकता है, 1787 भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो 1919 छोड़ दो, 87 नहीं हो सकता, 1887 नहीं हो सकता, बेसिकली हमारी इस सेंचुरी में ही था, ठीक है। 1787 के या 70s के ही टाइम में था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो इजिप्ट के लीडर थे,
इजिप्ट भी एक कंट्री था नैम के अंदर, आपको पता है ना। तो उनका नाम क्या था, जो इजिप्ट के लीडर थे उस टाइम, जिन्होंने नैम में को फाउंड किया था, नैम को बनाने में अपना योगदान दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, क्वामे नक्रूमा या गमाल अब्दुल नासिर। तो आपको पता ही है कि जो इनका नाम था वो था क्वामे नक्रूमा। ये बेसिकली नियो कॉलोनियलिज्म को, मतलब एक तरह से जो हमारी जो कॉलोनी वाला सिस्टम है ना उसको अपोज करते थे। ठीक है, चलो जी ये क्लियर हो गया हमको। तो क्वामे नक्रूमा जो थे वो इजिप्ट के लीडर थे। मैप में दिखाऊंगा, ठीक है, मैप की भी बताऊंगा मैं आपको, इजिप्ट कहाँ आ सकता है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इंडिया नॉट साइन CTBT। CTBT की फुल फॉर्म आपको पता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इसको ना NPT भी लिख सकते हो आप। मैं आपको बता दूं, ना NPT और ना ही CTBT इंडिया ने दोनों पे ही साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया जी? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, क्योंकि इट इज़ साइंड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन किया इसलिए हमने नहीं किया, अमेरिका ने साइन किया इसलिए हमने नहीं किया, ये फ्रीडम के अगेंस्ट था इसलिए हमने नहीं किया, या ये डिस्क्रिमिनेटरी था। तो ये ना बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी था। ये पता है क्या बोलता था आगे, वैसे इसका क्वेश्चन आएगा कि जो 1967 से पहले जो हमारे सुपर पावर थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रखी थी, उन्हीं को सिर्फ न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की परमिशन है। तो ऑब्वियस ही बात है डिस्क्रिमिनेटरी था, तो इसलिए ना ही हमने किया ना ही पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता था हम उड़ा देंगे। ठीक है, और बेसिकली हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको पता है पाकिस्तान भी बेवकूफ़ है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी CTBT की फुल फॉर्म आपको बताई दी मैंने, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, याद रखना। NPT की भी याद होनी चाहिए, चलो NPT की नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं UNCTAD। UNCTAD जो था, अंकटाड जिसे बोलते हैं हम, ब्रॉट आउट रिपोर्ट इन 1972। 1972 में ना हमारा जो हमारा अंकटाड था वो एक रिपोर्ट लेकर आया था, है ना। वो बेसिकली आपको पता है ना LDCs के लिए लाया था। तो वो जो रिपोर्ट थी उसका क्या नाम था वो आपको बताना है। तो देखो इस बार है ना ऑप्शन मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रखे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओ, बट याद रखना इसका आंसर है टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं थी, टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, याद रखना है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभार आपको ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा टफ मिलते हैं, जैसे इसमें टफ है। ठीक है, डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अच्छे से अपना चैप्टर कवर करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कब एंड हुआ? तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1918 में एंड हुआ था। पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर करवा चुका था मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था? आसियान बना था, हमारा लीग ऑफ नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन बना था, या यूरोपियन यूनियन बना था। बेसिकली हमारा लीग ऑफ नेशन बना था। कब बना था जी? ये हमारा बना था 10 जैन 1920 को। बेसिकली मेरे को इतना डीप में नहीं बताना चाहिए था, बट 1920 याद रखना आप। ठीक है, तो तब बना था ये। और मैं आपको बता दूं ये इसने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसी वजह से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN बनाया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? ये पता ही है आपको, 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइडियोलॉजी क्या थी USSR की? सोशलिस्ट थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट थी, या नन ऑफ दी? सोशलिस्ट। ठीक है, आप सोशलिस्ट लिख सकते हो, अगर कम्युनिस्ट आता है कम्युनिस्ट भी। तो इसका आंसर क्या है? A है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन सीटो एंड बगदाद पैक्ट फॉर्म्ड। हम ये भी बोलेंगे बच्चे सर ये बुक में ही नहीं है, दिखाऊंगा मैं आपको बुक में, एक एक क्वेश्चन आपको बुक में दिखाऊंगा मैं। बट याद रखना कि जो हमारा सेंटो और बगदाद पैक्ट है, सेंटो की फुल फॉर्म आपको पता है ना, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों की दोनों पता है कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1955 में। हमारा सीटो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1954 में सेंटो, और हमारा बगदाद पैक्ट 1955 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड। जो लीग ऑफ नेशन था वो कब फॉर्म हुआ था? चलो ये क्वेश्चन है ही है, मैंने बता ही दिया, 10 जैन 1920 को हमारा लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये 5 जो कंट्रियाँ थी फाउंडर कंट्री थी नैम की, तो आपको बताना है कि विच इज़ नॉट द फाउंडर कंट्री ऑफ नैम। इनमें से कौन सा फाउंडर कंट्री ऑफ नैम नहीं थी? इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान जो था वो नैम का पार्ट नहीं था, फाउंडर कंट्री नहीं था नैम का। ठीक है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, अब 3 कंट्री तो आपको पता चल गई, इंडिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया, और बाकी जो 2 कंट्री है ना उनका नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु प्लेस द न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। आपको पता है कि USSR ने, इसमें कंट्री का नाम नहीं लीडर का नाम लिखा है, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि आपको पता है USSR ने क्या किया था क्यूबा के अंदर अपने
जो हथियार थे, सॉरी मिसाइल्स थे, वो तैनात कर दिए थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स जिसे आप कह सकते हो, मिसाइल्स वगैरह तैनात कर दिए थे और उसका फेस जो था वो अमेरिका की तरफ कर दिया था। तो उस टाइम यूएसएसआर के लीडर कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, डोनाल्ड ट्रम्प, फिडेल कास्ट्रो या निकिता खुश्चेव? तो इसका आंसर है निकिता खुश्चेव, ठीक है। और ये मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। निकिता नाम है इनका, बट कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन वारसा पैक्ट वॉज फॉर्म्ड। तो जो हमारा वारसा पैक्ट था वो कब फॉर्म हुआ था? 1952 में, 49 में, 55 में या 62 में? तो आपको पता ही है कि जो हमारा वारसा पैक्ट था वो 1955 में। डीप में अगर डेट बता दूं मैं आपको, 14 मई 1955 को हमारा ये वारसा पैक्ट साइन हुआ था। वारसा पता है क्या है? पोलैंड के अंदर बेसिकली एक जगह है वारसा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब हमारा ये नेम बना था तो उस टाइम इंडिया के लीडर कौन थे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो वही इंडिया के लीडर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजीव गांधी? तो आपको पता है कि उस टाइम जो इंडिया के लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिपेंडेंस का टाइम था, है ना। तो उसके बाद भी बहुत टाइम तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। फॉरेन मिनिस्टर भी थे हमारे, ठीक है। जब तक रहे तब तक फॉरेन मिनिस्टर भी थे हमारे, ये याद रखना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ बाईपोलर? बाईपोलर का क्या मतलब होता है? व्हेन अमेरिका बिकम सुपर पावर, व्हेन वर्ल्ड हैव टू सुपरवाइजर, व्हेन वर्ल्ड हैव वन सुपर पावर या व्हेन वर्ल्ड हैव टू सुपर पावर्स? तो मैं आपको बता दूं कि बाईपोलर का मतलब होता है जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर होती है। आपको पता है ना, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो गया था तो वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था, यानी अमेरिका ही एक सुपर पावर बन के रह गया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द टू सुपर पावर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम में दो सुपर पावर कौन कौन सी थी? तो आपको इसका आंसर तो पता ही है, यूएसएसआर एंड यूएसए। और यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताना आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द स्टेट ऑफ द जापान वेयर अमेरिका ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब। तो आपको पता है ना कि जो अमेरिका है उसने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए थे, किस में? जापान में, ठीक है। क्योंकि चलो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि बात ये हुई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और अमेरिका पार्ट नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, बट जापान ने ले लिए पंगे। उसने क्या किया कि जो अमेरिका था, अमेरिका के पर्ल हार्बर बॉम्ब गिरा दिए, हवाई का उसका मिलिट्री बेस था, उस पर बॉम्ब गिरा दिया। और ये सबसे बड़ी गलती थी जापान की। और अमेरिका ने फिर ऐसी गलती कर दी, गलती क्या कर दी, थोड़ी बेशर्मी वाली हरकतें कर दी, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिए। कहाँ गिरे ये तो आप पक्की बात है अब अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। बचपन से ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। और बहुत बुरी तरीके से लोग वहाँ पर अफेक्ट हुए थे। मैं आपको बता दूँ आज भी वहाँ पर लोग है ना डिसेबल होते हैं पैदा, क्योंकि उनमें जीन्स में चला गया वो, समझ लो इतनी बुरी हालत कर दी थी। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, चलो एक और बात बताता हूं, आपको शायद पता हो कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो कब गिरा गया था। एक तो लिटिल बॉय था, एक फैट मैन था। लिटिल बॉय 6 तारीख को गिरा गया था और जो हमारा फैट मैन था वो 6 तारीख को, मतलब 6 अगस्त 1945 को। और जो हमारा फैट मैन था कोइंसिडेंसली आज 9 तारीख है, 9 अगस्त 1945 तो नहीं 2021 है। तो बेसिकली इसी तारीख को ही हमारा जो ये बॉम्ब था वो गिरा गया था। बेसिकली 8 तारीख की रात को गिरा गया था। तो 9 तारीख था या 8 तारीख था ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी, कभी ऐसे नहीं आएगा कि 9 तारीख को गिरा गया था या 6 तारीख को, बट याद रखना मिडनाइट थी वो 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन कोल्ड वॉर स्टार्टेड। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता ही है 1945 में, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द क्वेश्चन ना आपकी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, बट मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया क्योंकि मैंने इसी चैप्टर, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो पहले ही समझा दिया था, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपको पता ही है कि जो हमारा ये आप कह सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ जिसे भी कहा जाता है, वो कब बना था? बेसिकली वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और ये ना एक तरह से आप कह सकते हो एक बड़ा रूप था लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन का ही एक उत्तराधिकारी था, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या थी? और ये भी देखो बहुत कंफ्यूज करने वाले मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं। यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोशलिज्म सोवियत रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बेसिकली ये आंसर है सी, ठीक है। देखो अच्छे से देखना, ठीक है, गलती मत करना है इसमें, ओके। ऊपर क्वेश्चन पूछा था इसलिए पूछा था ताकि, और इसलिए आंसर भी नहीं बताया मैंने, ताकि नीचे क्वेश्चन मिलेगी आपको तो आप अच्छे से पता कर पाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ना नेम द ट्रीटी विच स्टेट दैट बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर। बेसिकली है ना एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी जिसमें बोला गया था कि आउटर स्पेस,
आपका अंडर वाटर और आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं होगी। तो ये किस ट्रीटी के अंडर बोला गया था? सॉल्ट 1, ठीक है, और NPT, सॉल्ट 2 या LTBT? इसका आंसर है LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। और इनकी भी फुल फॉर्म याद रखना, वैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट LTBT के तहत ये बोला गया था कि अंडर वाटर, आउटर स्पेस और आपका एटमॉस्फेयर, इसमें आप न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस लीडर का नाम बताओ जो 1962 में था USSR के अंदर। तो मैं आपको बता दूं 1962 में USSR के जो लीडर थे उनका नाम था निकिता खुश्चेव, और उन्होंने ही, आपको पता ही है कि वो लगाए थे, क्या लगाए थे, हमारे क्यूबा के अंदर मिसाइल्स वगैरह लगाए थे। वो 1962 में ही हुआ था, क्यूबा मिसाइल। अब पहली बुक में आपके टॉपिक यही दे रखा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस का क्या मतलब होता है? देखो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। पता है, मैंने अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि जो अमेरिका था और जो USSR था वो दोनों सुपर पावर थे, वो चाहते तो आपस में लड़ सकते थे, बट वो क्यों नहीं लड़े? बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब क्या होता है? जब दोनों को ही पता हो कि दोनों के पास बहुत तगड़ी कैपेसिटी है एक दूसरे पर अटैक करने की, तो दोनों ही वॉर को इनिशिएट ही नहीं करते। तो इसी को कहते हैं हम क्या? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है जी, आई होप आपको पता चल गया हो। तो वैन बोथ साइड हैव कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एंड अटैक टू कॉज मच मोर डिस्ट्रक्शन, ये बात सही है, बट इसका आंसर होगा सी। इफ बोथ साइड आर इक्वली पावरफुल एंड नीदर कैन इनिशिएट वॉर, दोनों में से कोई नहीं करता। इसमें सिर्फ अटैक की बात की गई है, इनिशिएट की वॉर नहीं की बात की गई। तो मैं आपको बता दूं लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब होता है जब दोनों ही इक्वली पावरफुल हो और दोनों ही वॉर को इनिशिएट ना करना चाहे। ठीक है, चलो जी, तो इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, पता ही है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहा जाता है। ठीक है, बट इसका आंसर आपको पता है नॉन अलाइंड मूवमेंट है, अलाइनमेंट कुछ नहीं होता, मैथ्स नहीं कर रहे हम यहाँ पर। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब विच इज़ ड्रॉप्ड बाय द अमेरिका ऑन जापान। तो कोड नेम जो था ना उसका, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे उनका कोड नेम पता है क्या था? वो था जी लिटिल बॉय एंड द फैट मैन। तो इसका आंसर है बी। ठीक है जी, आई होप आपको ये पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय वियतनामीज एट दिन बिन फू। ठीक है, दिन बिन फू ये एक जगह है बेसिकली जहाँ पर है ना फ्रेंच आर्मी को बहुत अच्छी तरीके से हराया था वियतनाम की आर्मी ने। ठीक है, इससे रिलेटेड पिक्चर भी आएगी बट हम आगे देखेंगे। दिन बिन फू को के अंदर हराया था। तो ये कब की बात है, कब हराया था? तो ये हराया था जी 1954 में। ठीक है, 1954 में हमारी ये जो डिफीट हुई थी फ्रेंच की वियतनाम के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वारसा पैक्ट जो था उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वारसा पैक्ट को हम ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं वारसा पैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्यूबा जो है वो अलाई था किसका? USSR का, पाकिस्तान का, इंडिया का, USA का। तो आपको पता ही है कि जो हमारा क्यूबा था ना वो USSR का अलाई था। ठीक है, मतलब मिलिट्री आप एड कह सकते हो, पॉलिटिकल एड, ये सारी की सारी चीज़ें देता था। नेक्स्ट है कि व्हेन जापान अटैक ऑन पर्ल हार्बर विद बॉम्ब। तो जो हमारा जापान था उसने अमेरिका पे पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिराया था, उसी के बाद न्यूक्लियर वेपन गिरे थे अमेरिका ने जापान पर। बट जापान ने कब किया था पर्ल हार्बर पर हमला? तो वो किया था जी 1941 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 में किए थे बेसिकली। उसके बाद फिर अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया था, क्या दिसंबर के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था अलाइड पावर को। पहले पार्ट नहीं था, पहले अमेरिका ने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट जब इतना हुआ तो फिर वो लड़ने पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडोनेशिया के लीडर कौन थे जब नैम को बनाया गया था? फाउंडर कंट्री ऑफ नैम, जब नैम को बनाया गया था तो उस टाइम इंडोनेशिया के लीडर कौन थे जिन्होंने अपना रोल निभाया इसको बनाने में? तो उनका नाम था जी सुकर्नो। बहुत प्यारा नाम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 सुपर पावर कन्फ्रंटेड इन बर्लिन। इन यानी जो आपको पता है 2 सुपर पावर जो थी वो इनडायरेक्ट वॉर पे आई थी बर्लिन के अंदर। तो वो कब की बात है? 50 to 53 की बात है, या वो बात है जी हमारे 58 to 62 की, अर्ली 60s की, या वो है 1960s की बात? तो मैं आपको बता दूं बर्लिन के अंदर जो कन्फ्रंटेशन हुआ था ना हमारा 2 सुपर पावर का, इनडायरेक्टली वो हुआ था जी 1958 to 62 में। ठीक है, चलो इसको ना हम अरीना ऑफ कोल्ड वॉर भी कहते हैं। आई होप पता हो ये आपको बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय द अमेरिका। अमेरिका किस मिलिट्री अलायंस का लीडर था? सीटो, नाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। तो अमेरिका जो था वो किसका था? नाटो का था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वार्सा का कौन था? यूएसएसआर। वार्सा क्या है? जगह है, कहाँ है? पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द लीडर ऑफ यूएसए इन 1962। 1962 में यूएसए के जो लीडर थे वो कौन थे? फिडेल कास्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव, डोनाल्ड ट्रंप या जॉन एफ कैनेडी। तो 1962 में जो यूएसए के जो लीडर थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दो, फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के थे, निकिता क्रुश्चेव हमारे उनके थे यूएसएसआर के थे, और जो जॉन एफ कैनेडी थे वो अमेरिका के थे, यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय द यूएसएसआर। तो जो यूएसएसआर था वो कौन से मिलिट्री अलायंस को लेड कर रहा था? क्या नाम था उसका? नाम पता ही है आपको, वार्सा पैक्ट था। कब बनाया गया था? 14 में 1955। बट पहली बात तो एग्जाम में इससे रिलेटेड डेट नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं आएगी, तो सिर्फ साल ही याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अमेरिका है अटैक्ड ऑन जापान बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन। कब अटैक किया था अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब से जापान पर? दिसंबर 1945, अगस्त 1945, जैन 1946 या सितंबर 1945? तो इसका आंसर है जी अगस्त 1945। दोनों बॉम्ब अगस्त में घेरे गए थे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनिशियली डैश वाज नॉट द पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ना स्टार्टिंग में अमेरिका पार्ट नहीं था, उसने मना कर दिया था कि हम पार्ट रहना ही नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका बाद में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका है। ओके, ब्रिटिश भी था, इंडिया भी था, चाइना भी था। अच्छा, इंडिया क्यों लिखा है मैंने? सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया क्या लेना देना? हम डायरेक्ट नहीं थे, बट हम इनडायरेक्टली तो थे, हम ब्रिटिश की साइड थे, तो हमारे फौजी वहाँ पर लड़ने जा रहे थे ब्रिटिश की साइड से, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, ठीक है जी। चलो, कम थे हमारे इंडिया के सोल्जर, बट थे कुछ लड़ने गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, शायद आपको ना पता हो। और ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी जो ब्रिटिश है वो व्यस्त हो गया था, और इसी की वजह से हमें इंडिपेंडेंस भी मिली थी, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा उस पर था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ एबीएम। एबीएम जो थी एक ट्रिटी हुई थी, उसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है उसकी फुल फॉर्म? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मार्क, एंटी बॉडी मास्क, एंटी बॉडी मार्केट। तो हमको पता ही है कि इसका आंसर क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, ये पता ही है आपको, एबीएम की फुल फॉर्म आ सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पता ही है आपको। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी बी है इसका आंसर, टावर नहीं है, ठीक है। तो देखो कभी कभार टावर को ट्रीटी भी पढ़ लेते हैं, ये हो जाता है एग्जाम में, बट ऐसी गलती मत करना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब नाटो बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम उसमें कितने स्टेट थे, कितनी कंट्री थी? स्टेट, अब आप 12th में आ गए हो, पता ही है आपको स्टेट और कंट्री जो है, तो स्टेट याद रखना। तो टोटल 12 स्टेट थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका इंटरवेंशन इन वियतनाम, कब करा था अमेरिका ने वियतनाम में इंटरवीन? तो मैं आपको बताता हूँ, जब फ्रेंच हारा था ना हमारा, फ्रेंच हारने के बाद अमेरिका थोड़ा ताव में आ गया कि यार मेरा दोस्त फ्रेंच हार गया, फ्रांस हार गया, तो मैं हेल्प करूँगा फ्रांस की और मैं जाके लड़ूंगा। वो लड़ने के लिए अमेरिका उतर तो गया वियतनाम पे, बट अमेरिका की जो वियतनाम की आर्मी थी ना, उन्होंने बिल्कुल तारे ज़मीन पे दिखा दिए थे उनको, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे, जब पिक्चर वाले क्वेश्चन पे आएंगे ना तब आपको अच्छे से पता चलेगा। इससे रिलेटेड चैप्टर में ज़्यादा दे नहीं रखा, बट पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर है 1952 to 75। क्यों? 54 में हमारा फ्रेंच हार गया, उसी के बाद एंट्री होती है अमेरिका की, जी मैं हेल्प करूंगा आपकी। बाकी हुआ कुछ नहीं, वापस आ गया अमेरिका भी। नेक्स्ट है कि सीटो की फुल फॉर्म क्या है? तो सीटो की फुल फॉर्म तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताने के लिए बोला था। वैसे सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये डी वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 सुपर पावर कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। जैसे हमने बर्लिन का देखा था वैसे कोरिया के अंदर भी, तो कोरिया के अंदर दोनों जो सुपर पावर थी वो आपस में कब लड़ी थी? इनडायरेक्टली, ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में इनडायरेक्टली लड़ी थी, ठीक है। तो वो कब की बात है? वो जी वो है 1950 to 53 की बात है, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाटो था उसको डैश के नाम से भी जाना जाता था, किसके? वेस्टर्न अलायंस के। और जो हमारा वारसा था उसको ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम दी 2 सुपर पावर, ठीक है, 2 सुपर पावर या 2 अलायंस के नाम बताओ वो फॉर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, मतलब 2 पावर यानी 2 कंट्रियों के नाम बताओ जो लड़ रही थी किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जापान, जर्मनी, सेंट्रल पावर अमेरिका, जर्मनी और अलाइड पावर, या अलाइड पावर और एक्सिस पावर। इसका आंसर है ना डी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अलायंस लिखा है, पावर लिखा है, ये तो कंट्रियां हैं,
ठीक है। तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर, जिसको हम सेंट्रल पावर भी कहते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होता, वो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन नाटो वाज फॉर्म, जो नाटो था वो कब बना, 47, 49, हमारा 19 या 51। तो आपको पता ही है कि जो हमारा नाटो है वो 1949 में बना, ओके। अब ये कुछ एक एक मार्क्स से क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ LDCs, ठीक है। आपको पता ही है कि LDC जो था उसकी फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्री, याद रखना है। ये अंगटाट की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, अब ये पूछा आपसे कि व्हेन अ नेशन अटैक्ड एनी मेंबर ऑफ द कंट्री इट इज़ कंसीडर एज एन अटैक ऑन ऑल दी मेंबर कंट्री, ठीक है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बात ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPT क्या और उसकी फुल फॉर्म बतानी है, SALT 1 और SALT 2 की फुल फॉर्म बतानी है। ट्रू एंड फॉल्स पे वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है हमारा कि सुपर पावर असिस्ट, अच्छा मैंने ये ट्रू एंड फॉल्स लिखे हैं बट आपको MCQ में ज़रूरी नहीं ट्रू एंड फॉल्स देखने के लिए मिले, ठीक है। बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया है कि ट्रू एंड फॉल्स से भी आप कोई ना कोई क्वेश्चन बना लो, ओके। फिर उसके बाद तो आपको पता है फिर हम असर्शन और रीज़न करेंगे, बस ये 2-3 MCQ मतलब हैं और ट्रू एंड फॉल्स वाले, बट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। सुपर पावर असिस्ट ऑल दी मेंबर कंट्री टू डेवलप देयर ओन न्यूक्लियर वेपन, क्या ये बात सही है? सुपर पावर असिस्ट करता था कि जी ऐसे बना लो, मान लो जैसे मैं अमेरिका हूँ, मेरे अमेरिका के अंदर पोलैंड आता है, अज्यूम करो आता नहीं है, चलो USSR का लेते हैं, USSR के अंदर मान लो पोलैंड आता है, तो क्या USSR ये बताएगा पोलैंड को कि जी न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाए? नहीं, गलत है, ये सर पे नहीं चढ़ जाएगा पोलैंड उसके, है ना, तो नहीं बताया था, ये गलत है। नेक्स्ट है मेंबर कंट्री ऑफ द अलायंस आर प्रोवाइड बेस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड फॉर दी सुपर पावर, जो मेंबर कंट्री थी ना अलायंस की, जैसे वार्सा की मेंबर कंट्री और जो हमारी नाटो की मेंबर कंट्री, वो है ना अमेरिका की आर्मी को अपनी कंट्री के अंदर बेस बनाने की परमिशन देती थी और प्रोवाइड करती थी बेस। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, ठीक है, करती थी। नियो की फुल फॉर्म बतानी है आपको, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, बाकी SALT 1 और SALT 2 के बारे में बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि मेंबर कंट्री सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये बात भी सही है। अब आते हैं जी हमारे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि असर्शन और रीज़न सॉल्व कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं करना आपको, असर्शन के सामने एक लाइन लिखी है, लॉजिक के सामने, रीज़न के सामने एक लाइन लिखी है, वो दोनों को रीड करना है आपको, ठीक है। और रीड करना है, पहले ये देखना है कि असर्शन अगर सही है तो फिर रीज़न पढ़ना है, ठीक है। मान लो असर्शन आपका सही है, ठीक है, फिर रीज़न पढ़ा आपने और रीज़न भी सही है, ठीक है, तो बोथ आर ट्रू। अगर मान लो असर्शन गलत निकलता है, असर्शन अगर आपका गलत निकलता है फिर रीज़न रीड करो, ठीक है। फिर आप तो अगर मान लो रीज़न सही निकलता है तो असर्शन इज़ ट्रू एंड, मतलब दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है, जल्दबाजी में मैं ज़्यादा गलती नहीं करना चाहता। असर्शन देखो, असर्शन का मतलब एक लाइन लिखी होती है, रीज़न के सामने आपके सामने एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या असर्शन सही लिखा हुआ है। अगर असर्शन सही लिखा होता है तो फिर रीज़न रीड करना है। अगर रीज़न गलत है तो फिर आपका आंसर क्या होगा कि असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है, सी। अगर असर्शन गलत निकलता है फिर भी आपको रीज़न रीड करना है। मान लो असर्शन रीड करा और इस बार आपका असर्शन गलत है तो आपको रीज़न रीड करना है, ठीक है। और अगर रीज़न सही निकलता है तो फिर क्या होगा कि रीज़न इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू बट द असर्शन इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीज़न इज़ ट्रू, ठीक है। अगर दोनों ही गलत निकल जाते हैं तो बोथ आर फॉल्स, और अगर दोनों सही निकलते हैं तो फिर कनेक्शन ढूंढना है। कनेक्शन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, बट अगर दोनों में कनेक्शन बैठ जाता है तो आपको क्या करना है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बैठता तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन रीड करो जी। असर्शन लिखा हुआ है कि बोथ सुपर पावर डोंट वांट टू इनिशिएट वॉर, क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। दोनों सुपर पावर जो थी हमारी US एंड USSR, वो दोनों इनिशिएट नहीं करना चाहती थी वॉर, एकदम करेक्ट है। रीज़न की बात करते हैं, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, वो दोनों की दोनों, लॉजिक ऑफ डेटरेंस आपको पता है ना, लॉजिक ऑफ डेटरेंस का क्या मतलब है? लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब है कि दोनों के पास जब इक्वल पावर हो तो दोनों को पता है कि अगर लड़ाई हो गई तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तो दोनों में से कोई भी वॉर इनिशिएट नहीं करता। तो रीज़न क्या सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब ये देखो कि दोनों में आपस में कोई लेना देना है। अब है ना, जब आपको करेक्शन चेक करना तो एक लाइन में रीड कर दो, समझाता हूँ कैसे। बोथ सुपर पावर डोंट वांट टू इनिशिएट वॉर बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस, दोनों की दोनों सुपर पावर लड़ाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लड़ाई हो गई, उन्होंने पहले इनिशिएट कर दिया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। यही है लॉजिक ऑफ डेटरेंस का, यानी दोनों लाइनें सही भी है
और दोनों का कनेक्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए होगा इसका आंसर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो बाकी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बैक कर देता हूँ। चलो, तो इस बार असर्शन लिखा हुआ है कि इंडिया क्रिएट्स एंड जॉइन नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो इंडिया था उसने नॉन अलाइंड मूवमेंट को जॉइन किया और उसे क्रिएट किया। क्या ये बात सही है? क्या जो इंडिया था उसने नॉन अलाइंड मूवमेंट को जॉइन किया था और उसे क्रिएट किया था? ये बात एकदम सही है। जो इंडिया है उसने क्रिएट भी करा था और जॉइन भी करा था नॉन अलाइंड मूवमेंट को, ठीक है, अलाइनमेंट मूवमेंट या अलाइंड मूवमेंट को, ठीक है। चलो, वैसे ऊपर है ना एक वो आया था, एमसीक्यू आया था जिसमें मैंने नॉन अलाइनमेंट लिख दिया था, ठीक है। तो उसको नॉन अलाइन कर लेना, बस अलाइन मत करना, अलाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि नाम नॉन अलाइनमेंट भी पढ़ते हैं कुछ लोग और नॉन अलाइन मूवमेंट भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हाँ, असर्शन तो सही है। रीज़न पढ़ते हैं कि नॉन अलाइंड जो नॉन अलाइंड हमारा मूवमेंट था अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांस, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा ये, इंटरनेशनली टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड स्टांस दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर एंड देयर अलाइज। इसका मतलब क्या है? ऊपर लिखा हुआ है कि इंडिया जो है उसने क्रिएट किया नैम को और उसने ज्वाइन भी किया नैम को। उसने दोनों सुपर पावर को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इंडिया अगर दोनों में से किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन करता तो अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं कर पाता, वो सुपर पावर के इंटरेस्ट पे काम करता। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। तो दोनों ही सही है। आप दोनों में कनेक्शन मिल रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल मिल रहा है। इंडिया जो था उसने नॉन अलाइंड को क्रिएट किया और उसको ज्वाइन किया। क्यों किया जी? इसलिए किया क्योंकि अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पाता, उसको हमेशा सुपर पावर से दब के रहना पड़ता। तो कनेक्शन बैठ रहा है, तो इसका आंसर है ए। आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे। अब पढ़ते हैं असर्शन। असर्शन लिखा हुआ है कि इंडिया साइन सीटीबीटी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने तो सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन इस बार हमारा फॉल्स है। बट फिर भी हमको रीज़न पढ़ना है, रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न लिखा हुआ है कि सीटीबीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी एग्रीमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिमिनेशन करता था सीटीबीटी का एग्रीमेंट। तो यानी हमारा असर्शन जो है इस बार वो क्या है? फॉल्स है। बट जो रीज़न है वो इस बार करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निकिता खुश्चेव द लीडर ऑफ सोवियत डिसाइडेड टू इन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। ठीक है, इन्वर्ट पढ़ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो निकिता खुश्चेव जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्वर्ट कर देंगे क्यूबा को रशियन बेस में। क्या ये बात सही है? 1962 के अंदर ये बात एकदम सही है, यही हुआ था। रीज़न पढ़ते हैं जी। इन अप्रैल 96 द लीडर ऑफ जो सोवियत यूनियन थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं यूएसएसआर थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं अमेरिका जो है वो इन्वेड ना कर दे क्यूबा पर और अपनी गवर्नमेंट को, फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको हटाने दे। ये बात भी एकदम सही है। 1961 में जो सोवियत यूनियन के लीडर थे निकिता खुश्चेव, उनको सच में डर लग रहा था कि अमेरिका कहीं फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को हटा के अपनी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ना लगा दे वहाँ पर। तो इसका मतलब दोनों ही सही है। अब दोनों में कनेक्शन बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। समझाता हूँ मैं कैसे। देखो, निकिता खुश्चेव जो थे उन्होंने 1961 में ये फैसला कर लिया था कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अमेरिका कम्युनिस्ट जो कंट्री है क्यूबा, उसमें जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको हटाकर उसको कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ना बना दे। तो इसी डर के कारण उसने न्यूक्लियर वेपन लगा दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ए। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापानीज सिटी। जो अमेरिका था उन्होंने 2 हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में न्यूक्लियर वेपन जो थे वो गिर दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। ठीक है, अब रीज़न रीड करो और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। रीज़न लिखा हुआ है कि इन 1972 यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट टू चाइना। क्या ये बात सही है? ये बात जो है वो एकदम सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 1972 में, रिचर्ड निक्सन, वो चाइना उन्होंने विज़िट किया था। अब दोनों में कनेक्शन ढूंढो। क्या दोनों में कनेक्शन है? दोनों में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ऊपर बात हो रही है न्यूक्लियर वेपन की, अमेरिका की, जापान की, नीचे बात हो रही है जी 1972 की। 1945 कहाँ, 1972 कहाँ? तो इसका मतलब दोनों सही तो हैं, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और ये लाइन भी बुक की है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लिखी हुई है।
तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, बी। अब बात करते हैं, चलो जी, ये असर्शन और रीज़न वाले भी सारे क्वेश्चन हो गए। अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रिचर्ड निक्सन वाला दिखाता हूँ पहले आपको, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर रिचर्ड निक्सन वाला तो था ही नहीं, तो आपने कहाँ से बता दिया, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट टू चाइना। ये सारे के सारे डेट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। ये देखो कोरियन वॉर के बारे में लिखा हुआ है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में लिखा हुआ है, ओके। ये देखो अमेरिका की इंटरवेंशन वियतनाम में, बगदाद पैक्ट और ये सेंटो कब साइन हुआ था, ये देखो दे रखा है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये बुक में नहीं था, बुक में है ये। और ये जो हमारी LTBT CTPT, ठीक है, NPT, SALT 1 SALT 2 START 1 START 2 ये भी आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा मैप पे आ जाते हैं। नाम की 5 कंट्री थी, इंडिया, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा इजिप्ट, ठीक है, ये रहा इजिप्ट हो गया, ये रहा घाना अफ्रीका के अंदर है ये, और ये यूगोस्लाविया। आज यूगोस्लाविया आपको मैप में नहीं मिलेगा, ठीक है। यूगोस्लाविया कम ही आएगा मैप में मार्क करने के लिए, क्योंकि अब इसके 4 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो रेड से दिख रहा है आपको USSR की कंट्री है, या मैं बोलूँ वार्सा पैक्ट की कंट्री है, और ये जो येलो में दिख रही है ये आपकी नाटो की कंट्री है। ये मैप में आ सकता है आपको। चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं बुक की पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, कर लेते हैं यार जल्दी से, मेरे को पता है टाइम बहुत हो गया बट फिर भी। तो ये क्यूबा दिखा रखा है आपको, ये अमेरिका है, ये क्यूबा दिखा रखा है आपको, ठीक है। और ये तो ऐसी पिक्चर है। बाकी नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कोई पिक्चर मिले तो। ये जो मैंने पिक्चर आपको पहले ही दिखा दी कि ये हमारी वार्स, ये देखो पोलैंड के अंदर वार्सा, तो ये हमारी USSR है रेड से। ये जो हमारा दिख रहा है येलो से, ये क्या है, ये हमारी वार्सा पैक्ट है, ठीक है। और जो ग्रीन है वो अदर कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे यूगोस्लाविया वगैरह, ठीक है, कम्युनिस्ट नेशन है हमारे। बट आपको पता है ना बेसिकली नैम का पार्ट था ये ग्रीन वाला। तो ये देखो, ये ग्रीन से जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली बाद में उन्होंने नैम को ज्वाइन कर लिया था। ये हमारे नाटो के हैं, ये हमारे वार्सा के, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, वो ज़्यादातर नाटो को कहा जाता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। कभी कभी आप देखोगे जब आप 12th पास कर लोगे तो बार बार इंडिया को एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाएगा। वो इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो नैम का पार्ट थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी थोड़ा सा। तो ये मैंने बता दिया, वो आपको करना है। इस पिक्चर पे आते हैं। देखो ये देखो बेल्ट पे क्या लिखा है लेडी की, US। इस सर पे क्या लिखा हुआ है, USSR। और ये है जी जो गंजे दिख रहे हैं, ये है जी चाइना, ठीक है। बात क्या थी कि USSR थे, बट आप देखो कि जो चाइना था ना हमारा, बेसिकली एक टाइम पे वो USSR का बहुत अच्छा अलाई था, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन था उसका USSR, कम्युनिस्ट थे दोनों। बट उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए अमेरिका के साथ धोखे में रख के USSR को। तो ये बता रखा है इस पिक्चर में, ठीक है। और ये देखो, ये वो अमेरिका और वियतनाम का बता रखा है। ये जॉनसन है, बेसिकली इन्होंने ही वियतनाम के अंदर अपनी आर्मी भेजी थी कि जी फ्रांस है, हम तो निपटा देंगे। बहुत फ्रांस हार गया तो क्या हो गया, अमेरिका है, ये अमेरिका जो है वियतनाम की आर्मी को बहुत गंदी तरीके से खदेड़ देगा, ठीक है। बेसिकली उनको लग रहा था कि हम कच्चा चबा जाएंगे। देखो वियतनाम लिखा है तो उनको लग रहा था कि कच्चा चबा जाएंगे हम वियतनाम की आर्मी को धै धुआं मारेंगे, ऐसे कुछ बड़ी गंदी तरीके से मारेंगे, ठीक है, गुद्दी सेक देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वियतनाम ने नाक में दम कर दिया। पता है ऐसा क्यों हुआ? बात ये थी कि वियतनाम की ज़मीन पर लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने सुरंगें खोद दी थी, ठीक है, और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बंदे कहाँ कहाँ से मार रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये हुआ था। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट कोई पिक्चर आए तो। नेक्स्ट कोई पिक्चर, चलो जी पिक्चर विक्चर कुछ नहीं है, ट्रिटी वगैरह दे रखी है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो के बाद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर समझ लेना, चैप्टर नहीं समझा, चैप्टर तो समझना इंपॉर्टेंट है ही। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 का, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर सारी अपडेट वगैरह मिल जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मेन पॉइंट टेक के बारे में बता चुका हूँ। यूनिक वर्ल्ड भी हमारा एक चैनल है, मेन पॉइंट गेमिंग का भी चैनल है, कभी मन करे तो आ जाना यार खेलने के लिए, ठीक है। और बाकी मेन पॉइंट स्टडी को तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरा एक लास्ट व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, भरत कुमार खोरवाल करके, तो आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक कुछ डाला नहीं है बट आई होप जल्दी कुछ उस पर अपलोड करूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बच्चों को नहीं पता है बात, बट है ना, एक mainpointstudy.in की वेबसाइट मैंने क्रिएट कर ली है। अभी क्लास 12 के नोट्स नहीं डाले, बट जल्दी वहाँ पर नोट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब आपके लिए सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने दे दिया, जल्दी वहाँ पर अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के लिए स्टे ट्यून। और मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्लिक करोगे जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड किए होंगे उनके आपको MCQ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।